फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज या फिर इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन वाले जो बेबी आईयूजीआर बेबी जो बोलते हैं वो क्या होता है। अब बहुत से लोग समझते हैं कि स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज और इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन आईयूजीआर बेबी ये एक ही टर्म है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। जैसा हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, तो ये डिलीवरी के पहले का डायग्नोसिस है। जब आप बच्चे माँ के पेट पे सोनोग्राफी करके देख रहे हैं कि बच्चे का वजन जितना उससे अपेक्षित है उससे कम बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे कि बच्चा आईयूजीआर। अगर ऐसा दो सब्सिक्वेंट फॉलोअप में अगर हमको दिखता है तो हम बोलेंगे कि बच्चे की ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हुई है इंट्रायूटेराइन, तो उसको हम आईयूजीआर बेबी बोलेंगे। स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बेबी जो होते हैं वो बेसिकली वो बेबीज होते हैं जो डिलीवरी होने के बाद अगर हम उनका वजन करें तो उनका वजन जो 10th परसेंटाइल है, जो एक्सपेक्टेड है उसके सिर्फ 10th परसेंटाइल के भी नीचे अगर है तो हम उसको स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बेबी बोलेंगे। तो जो इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है ये डिलीवरी के पहले का डायग्नोसिस है, और जो स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज है वो डिलीवरी के बाद का डायग्नोसिस है। अब स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज का मतलब क्या है कि अगर समझो कोई एक बच्चा समय से पहले भी पैदा हुआ है, फॉर एग्जांपल समझिए वो 30 वीक पे पैदा हुआ है और उसका अगर 10th परसेंटाइल के नीचे वेट है तो भी वो एसजी है, तो उसको हम प्रीटर्म एसजी बोलेंगे। तो मैच्योरिटी का और आईयूजीआर या एसजी बेबी का आपस में कुछ लेना देना नहीं है ना, तो ये दोनों डिफरेंट एंटिटी है। बहुत से लोग समझते हैं कि स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज या आईयूजीआर बेबी मतलब प्रीटर्म बेबी, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ दिखाता है कि जितना उसका ग्रोथ होना चाहिए उतना हुआ नहीं है। ऐसे बच्चे प्रीटर्म भी पैदा हो सकते हैं या फिर पूरे दिन के होने के बावजूद भी उनका वजन कम रह सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस हमको समझना जरूरी है। प्रीमेच्योर बेबी मतलब ऐसा कोई भी बेबी जो 37 वीक्स के पहले पैदा हुआ है। लो बर्थ वेट बेबी मतलब जिसका वजन 2.5 किलो के नीचे है, ये हमने डिटेल में समझा था प्रीमेच्योर बेबी के टाइम पे, है ना। और जो 1.5 किलो के नीचे आया है उसको हम वेरी लो बर्थ वेट बोलेंगे, और जो 1 किलो के नीचे है उसको हम एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बोलेंगे। तो वो टोटली डिफरेंट एंटिटी है, वो उसको इसके साथ में कंफ्यूज नहीं करना है। आईयूजीआर बेबी और एसजी बेबी मतलब जितना बच्चे का ग्रोथ होना चाहिए था उतना उसका ग्रोथ हुआ नहीं। तो ये हमको कैसे पता चलेगा कि ये बच्चू आईयूजीआर है या नहीं है, या फिर ये स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज है या नहीं है, तो वो भी समझेंगे। उसके लिए हमको फेंटन्स चार्ट को प्लॉट करना होता है। तो जो स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज है जिसको हम बोलते हैं एसजीए, इनको उन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक तो असिमेट्रिक और दूसरा है सिमेट्रिक। अब असिमेट्रिक मतलब जिसकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन जो है वो असिमेट्रिक है, और जो दूसरा सिमेट्रिक है मतलब ओवरऑल उसकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है। इसका क्या मतलब है? अगर कोई बच्चा समझिए माँ के गर्भ में बढ़ रहा है और उसका स्टार्टिंग से ही ग्रोथ कम है ना, तो वो बच्चे का पूरा शरीर ही छोटा रहेगा, उसका सर भी छोटा रहेगा, उसकी चेस्ट, उसका एब्डोमेन और उसके हाथ पैर सब छोटे रहेंगे। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उसके बहुत सारे कारण है, वो सब्सिक्वेंटली हम समझेंगे। मोस्टली बच्चे में प्रॉब्लम होता है, बच्चे में क्रोमोसोमल प्रॉब्लम रह सकता है, या फिर उसको इंट्रायूटेराइन ग्रोथ या इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शंस रह सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में बच्चा सिमेट्रिकली स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज रहेगा, या फिर मतलब उसका हेड भी छोटा रहेगा, बॉडी भी छोटी रहेगी। असिमेट्रिक आईयूजीआर मतलब क्या है, या असिमेट्रिक एसजीए मतलब क्या है? ये जो बच्चा है ये स्टार्टिंग में ठीक से बढ़ रहा था और 3rd ट्राइमेस्टर में समझो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी शुरू हो गई, या फिर किसी कारण से मां का न्यूट्रिशन कम हो गया, तो बच्चे तक के जो न्यूट्रिशन पहुंचना चाहिए था, या फिर मदर को हाइपरटेंशन हो गया तो बच्चे तक के जो न्यूट्रिशन पहुंचने चाहिए था वो कम हो गया। अब हमारे शरीर का एक एडेप्टेशन होता है कि जब भी कोई न्यूट्रिशन या फिर सप्लाई जो है वो कम होता है तो बॉडी जो वाइटल ऑर्गन है उनको स्पेयर करती है, और सबसे बड़ा वाइटल ऑर्गन है हमारा ब्रेन। तो यहां पे बॉडी क्या करती है कि जो भी न्यूट्रिशन मिल रहा है वो उसको प्रेफरेबली ब्रेन की तरफ डाइवर्ट करती है, जिसके कारण से ब्रेन का ग्रोथ नॉर्मल रहता है। तो इनका हेड सर्कम्फरेंस नॉर्मल रहेगा, इनको अगर देखेंगे तो इनका हेड सर्कम्फरेंस नॉर्मल रहेगा। और क्योंकि ये लास्ट स्टेज में इनको न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए लेंथ भी इनकी ठीक ठाक रहेगी। लेकिन
जो बाकी बॉडी है उसका चेस्ट सरकमफरेंस, एब्डोमिनल सरकमफरेंस ये कम रहेगा। फिर स्किन के ऊपर का सबक्यूटेनियस फैट कम हो जाएगा क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है, और इनके पास में जो स्टोरेज होना चाहिए वो कम रहेगा, और इनके मसल्स बहुत ही वेस्टेड दिखेंगे, स्किन के नीचे फैट नहीं रहेगा। तो इस तरीके से ये असिमेट्रिक आईयूजीआर इनको हम कहते हैं। अब असिमेट्रिक आईयूजीआर क्योंकि ये ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट है, मतलब ब्रेन को ये प्रिजर्व करता है, तो एज कंपेयर टू सिमेट्रिक आईयूजीआर, असिमेट्रिक आईयूजीआर का प्रोग्नोसिस थोड़ा सा अच्छा है। क्यों? क्योंकि बॉडी ने ब्रेन को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो ये कंसेप्ट हमको समझना है कि असिमेट्रिक क्या है और सिमेट्रिक क्या है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि कोई बच्चा आईयूजीआर है या नहीं है, या फिर वो स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज है या नहीं है? तो जैसा हम ग्रोथ चार्ट प्लॉट करते हैं ये देखने के लिए कि किसी का वेट या हाइट एप्रोप्रिएट है या नहीं, उसी तरह से न्यूबॉर्न्स के लिए ग्रोथ चार्ट होता है जिसको बोलते हैं फेंटन्स ग्रोथ चार्ट, है ना। तो इसके ऊपर आप प्लॉट कर सकते हैं। इसमें आप बच्चे का हेड सर्कमफरेंस देख सकते हैं, बच्चे की लेंथ दे सकते हैं, बच्चे का वेट देख सकते हैं, और उस हिसाब से आप उसको एसजी है, आईयूजीआर है, असिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम एट बर्थ जैसे बच्चा डिलीवर होता है उसको अगर हम ये फेंटन्स चार्ट प्लॉट करें तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चा आईयूजीआर है या नहीं है। जो अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज बोलते हैं, जब समझो ये बच्चे का जेस्टेशनल एज यहाँ पे प्लॉट किया, उसके गिवन जेस्टेशनल एज के लिए अगर वो उसका हाइट, वेट ये ग्रीन लाइन पे आ रहा है, मतलब उसके 50th परसेंटाइल पे आ रहा है, और ये उसका हेड सर्कमफरेंस और लेंथ ये भी अगर ये सेंट्रल लाइन पे आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो बच्चा अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज है। अब सिमेट्रिकल आईयूजीआर जैसा हमने बोला था कि सारे ही चीजें उसके लेस देन 10th परसेंटाइल के ऊपर, उसके नीचे रहेंगी। तो ये जो सबसे नीचे वाली लाइन है ये 10th परसेंटाइल की लाइन है। तो जो सिमेट्रिकल आईयूजीआर है उसका अगर आप प्लॉट करोगे तो उसका वेट, उसका हेड सर्कमफरेंस और उसका जो लेंथ है वो तीनों भी लेस देन 10th परसेंटाइल के हैं। तो ये बच्चा हमारा सिमेट्रिकल आईयूजीआर। सिमेट्रिकल मतलब जो हर तरह से उसका ग्रोथ है, हर पैरामीटर में सिमेट्रिकली डिप्रेस्ड हो। एक हमारा जो नेक्स्ट एंटिटी है वो है असिमेट्रिकल आईयूजीआर और असिमेट्रिकल स्मॉल फॉर जेस्टेशनल। इसमें जैसा हमने बोला था कि ये थोड़ा सा 3rd ट्राइमेस्टर में इसमें ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन शुरू होता है। तो अगर हम देखेंगे तो वो बच्चे का, दूसरे कलर से दिखा देता हूं, अगर वो बच्चे का अगर हम देखेंगे तो उसका जो हेड सर्कमफरेंस और लेंथ है वो प्रिजर्व रहेगा, है ना। ये दोनों नॉर्मल रहेगा उसका, लेकिन जो वेट है वो कम रहेगा। तो जो बच्चे लेंथ में और हेड सर्कमफरेंस में नॉर्मल है लेकिन सिर्फ वेट कम है, तो उसको हम असिमेट्रिकल एसजी है, असिमेट्रिकल आईयूजीआर बोलेंगे। अब यहां पे एक चीज समझना जरूरी है कि स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज मतलब उसका वेट आपके 10th परसेंटाइल के नीचे ही होना चाहिए, तभी आप उसको स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बोलेंगे। वह जहां की अगर आप आईयूजीआर की बात करें तो आईयूजीआर का मतलब उसका वो जो ग्रोथ है वो ये 50th परसेंटाइल के नीचे रहना चाहिए। तो अगर कोई बच्चा है और जिसका आपने अगर वेट प्लॉट किया तो उसका हेड सर्कमफरेंस, उसका लेंथ भी थोड़ा सा कम है, ये हेड सर्कमफरेंस नॉर्मल है, और उसका अगर वेट भी यहां तक के आया है तो अपने पोटेंशियल तक के नहीं पहुंचा है ना। हम देख रहे हैं कि उसका वेट यहां पे होना चाहिए पर उसके नीचे आया है, तो ये बच्चा आईयूजीआर है, लेकिन इसको हम स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी ये 10th परसेंटाइल के ऊपर है। तो जब बच्चे का ग्रोथ 10th परसेंटाइल के नीचे आएगा तभी हम उसको स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बोलेंगे। अदरवाइज हम उसको, जब अगर इसका हमने सोनोग्राफी पे वेट कैलकुलेट करके अगर डिसाइड किया और वो समझो 10th परसेंटाइल के ऊपर है लेकिन 50th के काफी कम है, तो हम उसको आईयूजीआर बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि बच्चा आईयूजीआर रहे लेकिन स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज ना रहे। एक और पैरामीटर जो हेल्प करता है असिमेट्रिक और सिमेट्रिकल आईयूजीआर में वो है पॉन्ड्रल इंडेक्स। ये हमको पता होना जरूरी है क्योंकि कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। तो पॉन्ड्रल इंडेक्स का जो हमारा कैलकुलेशन है उसमें हम देखेंगे वेट इन ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ लेंथ इन सेंटीमीटर। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे और ये अगर मोर देन 2 आता है
तो या तो एजीए बेबी है या फिर सिमेट्रिक आईयूजीआर है, और अगर ये लेस देन 2 है तो ये असिमेट्रिक आईयूजीआर है ना, असिमेट्रिक आईयूजीआर या एसजीए बोलेंगे आप। तो ये असिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है ये जानने के लिए आपको क्वाड्रेल इंडेक्स भी आप यूज कर सकते हैं। जो कॉजेस ऑफ आईयूजीआर है या फिर स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज है, वो हम 3 कॉजेस में उसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 कैटेगरी में। एक तो ऐसे कॉजेस जो बेबी के कारण है, सेकंड जो एनवायरमेंट है, प्लासेंटा है, यूटरस है, उसके कारण, और तीसरा है जो मदर के डिसीज के कारण बेबीज में प्रॉब्लम हुआ। तो बेबी में कौन से कॉजेस रह सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल बच्चे को इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन है, डिलीवरी के पहले बच्चे को इन्फेक्शन हो गया, साइटोमेगालोवायरस है, रूबेला है, या फिर बच्चे को कोई कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है, या फिर बच्चे को कुछ क्रोमोसोमल एनोमलीज है। तो ऐसे कारण से मोस्टली जो स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बच्चे होते हैं वो जनरली सिमेट्रिकल आईयूजीआर में होते हैं या फिर सिमेट्रिकल एसजीए बेबीज होते हैं, और इसके कारण बच्चे में हम देखेंगे कि एसजीए हो सकता है। दूसरा जो कैटेगरी है वो है प्लेसेंटा और यूटेराइन मालफॉर्मेशंस के कारण। एब्रप्टो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा प्रीविया है, या फिर प्लेसेंटल कैल्सिफिकेशंस हो गए, प्लेसेंटल मालफॉर्मेशंस है, या फिर यूटरस हम देखेंगे कि सेप्टेड यूटरस है, या फिर बहुत बड़ा फाइब्रॉइड है, या फिर यूटरस ही स्मॉल है तो जहां पे कैविटी में बढ़ने के लिए जगह ही नहीं है, या फिर जो उसका लाइनिंग है वो हेल्दी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हमको आईयूजीआर बेबीज मिल सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है मैटरनल कॉजेस। अब मैटरनल कॉजेस में अगर हम देखें तो उसके बहुत सारे कॉजेस हैं। इसमें देखेंगे कि जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है वो सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, अगर मदर ही हेल्दी नहीं, वो ही माल नरिश्ड है, उनकी हाइट कम है, उनका वजन कम है, उनका हीमोग्लोबिन कम है, उनमें जैसे बहुत कम स्टेचर के हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी हमको देखेंगे कि आईयूजीआर बेबी मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है जिसके कारण वैस्कुलोपैथी हो गई, जिसके कारण से प्लेसेंटल सप्लाई कम हो गया, तो ऐसे कंडीशन में भी हमको आईयूजीआर बेबीज मिल सकते हैं। एक चीज जो यहाँ पे हमको समझनी है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल बेबीज होते हैं जिनका साइज ही छोटा होता है क्योंकि उनका जेनेटिक वैसा होता है। तो हम देखेंगे कि माँ बाप दोनों का हाइट कम है, दोनों का वजन कम है, ऐसे कंडीशन में बच्चा सिमेट्रिकल आईयूजीआर हो सकता है। ऐसे कंडीशन में जो बच्चा रहता है वो भी जन्म के टाइम पे ही छोटा पैदा होता है, और उसका हम अगर क्लासिफाई करेंगे तो वो 10th परसेंटाइल के नीचे रहेगा, लेकिन उसका प्रोग्नोसिस उस कंडीशन में अच्छा रहेगा क्योंकि उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के कारण वो छोटा पैदा हुआ है। उसके ब्रेन के ऊपर और बाकी चीजों के ऊपर फर्क नहीं रहता। लेकिन जैसा हमने बोला था कि स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बेबी अगर सिमेट्रिकली बॉर्न हुआ है तो मोस्टली उसके कॉजेस बेबी के अंदर के मालफॉर्मेशंस, या फिर उसका क्रोमोसोमल डिसीज, या फिर उसके जो इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शंस है उसके कारण से रहते हैं, और उसका प्रोग्नोसिस उस कारण से पुअर रहता है क्योंकि उसके साथ में आपको बहुत सारे ब्रेन के एनोमलीज मिल सकते हैं, आपको कंजेनाइटल हार्ट डिसीज मिल सकता है, कैटरेक्ट मिल सकता है, जो स्टिग्मा ऑफ इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन जो हम बोलते हैं वो सारे मिल सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकली कैसे बच्चा दिखेगा ये तो जैसा हमने समझा था कि ये असिमेट्रिक और सिमेट्रिक में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सिमेट्रिक में अगर हम देखेंगे तो बच्चा बाकी बच्चे जैसा ही दिखेगा लेकिन छोटा दिखेगा। उसका हेड, उसकी बॉडी, उसका चेस्ट, उसका एब्डोमेन, उसके लेग्स, आर्म्स, ये सारे छोटे दिखेंगे। ऐसा लगेगा कि ये बड़े बच्चे का छोटा वर्जन है, और उसके कारण से इसमें सारी चीजें प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट हुई रहेगी ग्रोथ के पैरामीटर्स में। और इसमें अगर हम देखेंगे तो अदर स्टिग्मेटा ऑफ इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन जैसे कि कैटरेक्ट, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, ये सारी चीजें मिल सकती है। बहुत बार इसमें माइक्रोकेफेली मिल सकती है, या फिर इसमें हिपेटोस्प्लिनोमेगाली मिल सकती है। तो इस प्रकार से ये प्रोपोर्शनेटली छोटा रहेगा बच्चा। असिमेट्रिक आईयूजीआर में अगर हम देखेंगे तो दिखता है कि जैसे मालनरिश बच्चे रहते हैं जिसमें सर बड़ा दिखता है लेकिन बॉडी बहुत छोटी सी पतली सी दिखती है, उस हिसाब से ये बच्चे रहेंगे। इनमें अगर हम देखें तो इनका सर बड़ा दिखता है, स्किन बहुत ही लूज दिखती है, पेट के ऊपर, थाइस के ऊपर आपको स्किन फोल्ड्स दिखेंगे क्योंकि अंदर का फैट डिपॉजिट नहीं हो पाया। सेकंडली इनके मसल वेस्टिंग दिखेंगे हमको। अगर हम देखेंगे तो इनका चेस्ट और पेट छोटा दिखता है एज कंपेयर टू हेड, और इनके लेंथ अदरवाइज ठीक रहते हैं लेकिन वो पतले रहते हैं, जो लिम्स रहते हैं वो पतले होते हैं। वो जो उनके पाम्स है, अगर उनके पाम्स और सोल देखे तो बहुत लंबे लंबे दिखते हैं। ऐसा लगता है कि बच्चा बहुत
छोटा है लेकिन उसके लिम्स, ये जो पाम्स और ये है बहुत लंबे हैं। तो ये सारे फीचर्स है इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन के। बहुत बार आईयूजीआर होने के साथ साथ ऑलिगोहेटेरोनियस भी होता है, क्योंकि प्लेसेंटल इंसफिशियंसी में फिर लाइकर भी उतना नहीं बनता। तो ऐसे कंडीशन में बच्चा पूरा एक साइड से ऐसे यूटेराइन कैविटी में दबा रहता है, तो आपको बहुत बार पैर या फिर शरीर का कोई हिस्सा दबा हुआ मिलेगा, जिसको हम पॉटर बेबी सिंड्रोम बोलते हैं, है ना, कि बच्चा एक अंदर में ऐसे इस तरीके से दबा हुआ है कि कभी कभी उसका कोई एक बॉडी का पोर्शन दबा हुआ, या फिर पैर देखेंगे तो बहुत ज्यादा ऐसे चिपके हुए दिखेंगे, अपने को ऐसा लगता है कि कहीं कंजेनाइटल टेलिपैथिक वायरस तो नहीं है, लेकिन वो मूवेबल रहता है और जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है वो नॉर्मल हो जाता है। तो इस प्रकार के फीचर्स हमको मिल सकेंगे। इनके अगर हाथ और पैर अगर हम देखें तो उसमें बहुत ज्यादा लकीरें मिलेगी एज कम्पेयर टू एजीए बेबी। और अगर इनका अम्बिलिकल कॉर्ड देखें तो अम्बिलिकल कॉर्ड बहुत छोटा होता है। तो बहुत बार ऐसे बच्चे स्टूल भी पास कर देते हैं और मेकोनियम स्टेन भी रहते हैं। तो इस प्रकार के अलग अलग फीचर्स हमको ये असिमेट्रिकल आईयूजीआर में मिल सकते हैं। इनमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? जैसा कि हमने समझा कि इनके अंदर जो सबक्यूटेनियस फैट है वो डिपॉजिट नहीं होता, जिसके कारण से बच्चे को टेम्परेचर मेंटेन करने में दिक्कत होती है और हाइपोथर्मिया इनमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। इसलिए ऐसे बच्चों को मदर के पास रखना, केएमसी करना, उनको एडिक्वेटली कवर करना या वार्मर केयर देना, ये सब जरूरी होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका, अगर बच्चे को आप कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और आपको उसका टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो आप केएमसी कराते हुए लेके जा सकते हैं, ताकि मैटरनल हीट के कारण बच्चा जो है वो गर्म रहे। दूसरा, इनका जो और कॉम्प्लिकेशंस होता है कि जैसा मैंने बोला कि ये मेकोनियम पास कर लेते हैं और जो लाइकर है वो ऑलरेडी कम होता है। तो ऐसे कंडीशन में जो मेकोनियम लाइकर कम होने के कारण बहुत ज्यादा डाइल्यूट नहीं हो पाता और ऐसे इसमें मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम्स हमें आईयूजीआर बेबी में, स्पेशली असिमेट्रिकल आईयूजीआर बेबीज में ज्यादा मिलता है। थर्डली, हम देखते हैं कि क्योंकि ये बच्चों में जो स्टोरेज है वो एडिक्वेटली नहीं हो पाते, इसलिए इनमें ग्लाइकोजन स्टोरेज भी कम होता है और ग्लाइकोजन स्टोरेज कम होने के कारण इनको आप बार बार देखेंगे कि हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए इनको बहुत फ्रीक्वेंटली इनके शुगर्स मॉनिटर करना एटलीस्ट पहले 72 घंटे बहुत जरूरी होता है। दूसरा कारण इनमें जो शुगर कम होने का है वो है हाइपर इंसुलिनेमिया। तो इनमें इंसुलिन की मात्रा ज्यादा रह सकती है, इंसुलिन का जो सेंसिटिविटी है इनकी वो ज्यादा रह सकती है। बहुत बार जो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स है, ग्रोथ हार्मोन्स है या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, इनका लेवल कम रह सकता है, जिसके कारण से बच्चों को बार बार हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। अब ये हाइपोग्लाइसीमिया हमने डिटेल में हमारे हाइपोग्लाइसीमिया के जो एपिसोड है उसमें डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस भी इनमें हो सकता है। तीसरा कॉम्प्लिकेशन इसमें हमने देखा कि इनमें कैल्शियम की कमी हो सकती है, क्योंकि कैल्शियम एडिक्वेटली ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ है डिफिशियंसी के कारण, तो ये इनमें भी हो सकता है। सिमिलरली इनमें बहुत बार आयरन के जो स्टोर्स है वो भी डिप्लीट हो जाते हैं और जिसके कारण से बच्चा एनीमिक हो सकता है। और ऑन द कॉन्ट्ररी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली अगर हम देखेंगे तो वो पॉलीसाइथेमिक भी होते हैं। अब पॉलीसाइथेमिक क्यों होते हैं? तो जैसा हमने समझा कि प्लेसेंटल इंसफिशियंसी के कारण जो बच्चे को जितना ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो बॉडी का रिस्पॉन्स इसमें जो होता है वो इरिथ्रोपोएटिन बहुत ज्यादा सिक्रीट करता है और इरिथ्रोपोएटिन सिक्रीट करने के कारण बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन तैयार हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन क्यों तैयार होता है? ताकि जितना भी ऑक्सीजन मिल रहा है उसमें से ज्यादा एक्सट्रैक्ट किया जा सके। और इसलिए अगर हम देखेंगे तो ये बच्चे बहुत ज्यादा पॉलीसाइथेमिक रहेंगे। इनका हीमोग्लोबिन कभी कभी 20, 21, 22 ऐसा भी होता है और इनका जो पीसीवी है, हिमेटोक्रिट है, वो कभी कभी 70 के ऊपर चला जाता है। बहुत बार हमको इनको पार्शियल एक्सचेंज करना पड़ता है। पार्शियल एक्सचेंज मीन्स उसका सर्टन अमाउंट जो कैलकुलेट करके हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं और उसकी जगह पे हम उसको नॉर्मल सलाइन के बोलसेस दे सकते हैं। थर्डली, ये जो पॉलीसाइथेमिया है इसके कारण भी बहुत बार बच्चे हाइपोग्लाइसीमिया में जाते हैं। इसके अलावा इसके कारण से बहुत बार थ्रोम्बोसिस हो सकता है और बच्चा लिथार्जिक रह सकता है, वॉमिटिंग कर सकता है। इसका जॉन्डिस बहुत तेजी से बढ़ सकता है। जैसा हमने समझा था कि जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन रहेगा उतना ज्यादा बच्चे का जॉन्डिस बढ़ने के चांसेस रहेंगे। तो ये कॉम्प्लिकेशंस भी हमने देखा है कि आईयूजीआर बेबीज में बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज जो हमको समझनी जरूरी है कि जब भी ब्लड सप्लाई कम होता है बॉडी में, तो बॉडी जो वाइटल्स ऑर्गन्स है उसको ब्लड सप्लाई को प्रायोरिटी देती है। फॉर एग्जांपल ब्रेन, हार्ट और एड्रिनल्स को। तो ये कॉम्प्रोमाइज कहां से करती है?
कॉम्प्रोमाइज करती है स्किन और गट से। तो जो इंटेस्टाइन है उसका ब्लड सप्लाई कम रहता है, तो जिसके कारण से नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस के चांसेस इस एसजीएबीबी में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये जो नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस है, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या करना चाहिए कि पहले अगर प्लेसेंटल इंसफिशियंसी डॉक्यूमेंटेड है, उन्होंने बोला है कि प्लेसेंटल फ्लो कम हुआ था या रिवर्सल ऑफ प्लेसेंटल फ्लो था, ऐसे बच्चों को फीडिंग शुरू करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उनको 24 to 48 आवर्स आप नील बाय माउथ रख सकते हैं और उसके बाद में ग्रेडेड फीडिंग आप शुरू कर सकते हैं जब बच्चे का स्टूल करना और बाकी सारी चीजें नॉर्मल हो जाए। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। एनईसी के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन है स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बेबी में, बहुत बार इनमें परफोरेशन में भी हम देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो पल्मोनरी हिमोरेज है या फिर उसकी परसेंटेज ज्यादा रहती है या फिर पीपीएचएन जो कहते हैं, पर्सिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन ऑफ न्यूबॉर्न, वो उसका परसेंटेज भी ज्यादा है। अब अगर कोई बच्चा आईयूजीआर है और उसमें पीपीएचएन हुआ है तो ये सबसे बुरा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जो देखने में आता है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करते जल्दी, क्योंकि इनके जो वेसल्स होते हैं, पल्मोनरी वेसल्स होते हैं, उसमें मॉड्यूलेशन हो चुका है और वो ऑलरेडी वेस्कुलोपैथी में जा चुके हैं। तो ऐसे कंडीशन में वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो बहुत दिनों तक के वेंटिलेटर पे रहेंगे, बहुत बार इनको सर्वाइव करना भी मुश्किल होता है। तो आईयूजीआर बेबी विद पीपीएचएन बहुत बुरा कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये बच्चों को अगर वेंटिलेशन लगता है, बाकी सारी चीजें लगती है, तो इनमें ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया होने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसमें वेस्कुलोपैथी है, क्योंकि सारे ब्लड सप्लाई कम होने के कारण वेसल्स में चेंजेस आ जाते हैं, जो कि बहुत बार इरिवर्सिबल रहते हैं और जिसके कारण से बच्चे को बहुत बार बीपीडी होने के भी चांसेस रहते हैं। सिमिलरली वेस्कुलोपैथी के कारण रीनल डिसीजेस हो सकते हैं और इनका रेटिनोपैथी प्रीमैच्योरिटी का भी परसेंटेज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एजीबी। तो ये सब चीजें हमको समझना है। एक और चीज जो हमको समझना है इनमें कि जो इनके अगर हम रिपोर्ट देखें, अगर हम इसके डिलीवरी के टाइम के रिपोर्ट देखें तो बहुत बार किडनी के पैरामीटर्स बढ़े हुए मिलेंगे। तो इनके अगर हम क्रिएट देखें तो क्रिएटिन हमेशा बढ़ा हुआ मिलेगा। इनके जो प्लेटलेट काउंट अगर आप देखोगे तो प्लेटलेट काउंट बहुत कम मिलता है, लेकिन ये हर बार इन्फेक्शन को इंडिकेट नहीं करता। बहुत बार बिना किसी कारण के भी इनके प्लेटलेट काउंट कम होते हैं और फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो स्लोली वो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाते हैं। तो बाकी जो इंडिकेटर्स है सेप्सिस के, जैसे सीआरपी है, प्रोकैल्सिटोनिन है, वो मोस्टली नॉर्मल रहते हैं। ब्लड कल्चर स्टेराइल आता है, लेकिन फिर भी प्लेटलेट काउंट कम है। प्लेटलेट कम होने का कारण ये रह सकता है, वो आपको हमेशा माइंड में रखना है। तीसरा, क्योंकि इनका वेट कम होता है तो ये बहुत जल्दी एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के रेंज में पहुंच जाता है। इसलिए अगर बच्चा पॉलीसाइथेमिक दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं इसका हीमोग्लोबिन ज्यादा है, तो आपने प्रोफिलैक्टिक फोटोथेरेपी इनमें शुरू कर देनी चाहिए ताकि इनका बिलिरुबिन बहुत तेजी से ना बढ़े और इनके बिलिरुबिन को भी मॉनिटर करना जरूरी है। हाइपोग्लाइसीमिया के लिए बहुत फ्रीक्वेंटली देखना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत प्रोन होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के लिए। और अगर हाइपोग्लाइसीमिया में हम देखते हैं कि बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा है, आपने उसका सैंपल भेज दिया, उसमें देखते हैं कि इंसुलिन की मात्रा ज्यादा है, तो डाइजॉक्साइड जैसे जो एंटी इंसुलिन ड्रग्स है उनकी भी जरूरत इनमें ज्यादा पड़ सकती है। जो आईयूजीआर बेबीज है उनमें हियरिंग डिफेक्ट भी रह सकता है और इसलिए हर आईयूजीआर बेबी का हियरिंग असेसमेंट होना चाहिए, जिसमें आप या तो स्क्रीनिंग करके ओई कर सकते हैं या फिर बेरा फॉलोअप में कर सकते हैं। तो इसमें हियरिंग प्रॉब्लम काफी कॉमन होते हैं एज कंपेयर टू एजीए बेबी। न्यूरो डेवलपमेंटली जैसा हमने समझा था कि जो असिमेट्रिकल आईयूजीआर है उनका प्रोग्नोसिस अच्छा है, लेकिन जो सिमेट्रिकल आईयूजीआर बेबीज है उनका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है। कोई बच्चा अगर प्रीटर्म है और एसजी है तो प्रोग्नोसिस और खराब हो जाता है, उसमें बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे बच्चे अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा न्यूरो डेवलपमेंटल डिले, पढ़ाई में थोड़े से आगे, कॉग्निशन डिले, ये सारी चीजें रह सकती है। स्कूल परफॉर्मेंस इनमें प्रॉब्लम आ सकता है, तो ऐसी कुछ चीजें हो सकती है। एक और एंटिटी जो हमको समझनी है उसका नाम है कि फीटल ओरिजिन ऑफ अडल्ट डिसीजेस। मतलब क्योंकि ये बच्चे का प्लेसेंटल इंसफिशियंसी था, इंट्रायूटेराइन इसको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो इसका बॉडी कुछ हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेता है। उसमें कुछ ऐसे मेटाबॉलिक चेंजेस आ जाते हैं जिसके कारण से वो थोड़े से न्यूट्रिशन में
ग्रोथ को एडजस्ट करने में और बाकी चीजों को एडजस्ट करने के लिए अडेप्ट हुआ है। तो ऐसा बच्चा जब बाद में बहुत ज्यादा उसको न्यूट्रिशन मिल जाता है तो उनमें ओबेसिटी का परसेंटेज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज का परसेंटेज, स्ट्रोक का परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसको उन्होंने कहा है बार्कर्स हाइपोथेसिस, जिसे उन्होंने एक थ्योरी के रूप में बताया, जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल ओरिजिन ऑफ हेल्थ एंड डिसीज। तो ये मेटाबॉलिक डिसएडेप्टेशन के कारण है, जो हम देखते हैं कि एचजी बेबी जो है वो बहुत ज्यादा इन सब चीजों में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं उनके एडल्ट लाइफ में। इसलिए उनका फॉलोअप उस हिसाब से भी करना जरूरी है। हेल्दी लाइफस्टाइल रहना, डाइट पे कंट्रोल रहना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये सारी चीजें इनको पहले से इनको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए ताकि आगे चल के इनको प्रॉब्लम ना हो। एचजी बेबी के फॉलोअप में हमको ऑफकोर्स उनका वेट गेन देखना है, एडिक्वेटली हो रहा है नहीं है। स्पेशल चार्ट्स इनके लिए अवेलेबल है जिसमें आप इनको प्लॉट करके देख सकते हैं कि इनकी ग्रोथ बराबर चल रही है नहीं। सेकेंडली, हियरिंग असेसमेंट, रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी, इनके लिए बीच बीच में स्क्रीनिंग करना जरूरी है। जब तक के आरओपी के लिए बीच बीच में स्क्रीनिंग करना जरूरी है जब तक कि रेटिना मैच्योर ना हो जाए। और इनका न्यूरो डेवलपमेंटल असेसमेंट करना बहुत जरूरी है, जिसमें हम देखेंगे कि बच्चे की ग्रोथ बराबर हो रही है नहीं है। कई बच्चे को फिजियोथेरेपी या अर्ली स्टिमुलेशन की जरूरत तो नहीं है, तो वो सारी चीजों का हमको ध्यान रखना है।